बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, स्टार्स एकेडमी के ऑनलाइन एमडीकेट सेशन में एक बार फिर से खुशामदीद। आप जानते हैं कि हमने लास्ट टाइम C7 स्टार्ट कर लिया था। C7 जिसका ताल्लुक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से था। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पहले हिस्से में हमने मेन बातें कंप्लीट कर ली थी, लाइक ऑक्सीडेशन क्या होती है, रिडक्शन क्या होती है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। अब आगे चल रहे हैं हम और बात करेंगे आज कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर कैसे किया जा रहा है। और तीसरी बात ये रहेगी कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जब हम मुख्तलिफ एलिमेंट्स का मेजर कर लेते हैं तो उस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मिलाकर आप एक सीरीज़ बना सकते हैं। उस सीरीज़ का नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ कैसे मदद करती है हमारी ये बताने में कि क्या कोई रिएक्शन फिजिबल है या नहीं है, क्या कोई मेटल किसी दूसरी मेटल को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर सकती है या नहीं, क्या कोई मेटल हाइड्रोजन को एसिड में से या वाटर में से डिस्प्लेस कर सकती है या नहीं, नॉन मेटल्स की रिएक्टिविटी का कंपैरिजन क्या है, मेटल्स की रिएक्टिविटी का कंपैरिजन क्या है, कौन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसी तरीके से अगर दो इलेक्ट्रोड्स को मिलाकर वोल्टेइक या गैल्वानिक सेल बनाया जाए तो उस सेल का पोटेंशियल क्या होगा, और इस तरह की बेतहाशा और बातें भी हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से डिराइव कर सकेंगे। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ अभी हम आपको नज़र आ रही है, उसे भी बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम जो बात कर रहे हैं वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की है। तो कुल मिला के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उसकी मेजरमेंट और उससे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ का बनना, ये हमारा काम है। इससे हमने काफ़ी सारे सवाल भी करने हैं, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ पर अगर आपका जो है ना फोकस रहेगा तो फिर मामलात बड़े अच्छे चलेंगे। अच्छा जनाब, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है क्या? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में याद रख लें कि अगर एक एलिमेंट इज डिप्ड, एक एलिमेंट है फॉर एग्जांपल X इज डिप्ड इन 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ इट्स ओन आयंस, अपने ही आयंस के 1 मोलर सॉल्यूशन में आपने उसे डिप कर दिया एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर। तो अब यहाँ पर एक पोटेंशियल डेवलप होगा, उसे कहेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सही जी, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगर आप टेम्परेचर और प्रेशर और कंसंट्रेशन को स्टैंडर्डाइज ना करें, आप ये ना बताएं कि वो क्या क्या वैल्यूज हैं उनकी, तो फिर ये कहलाएगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो बात की समरी क्या हुई, व्हेन ए मेटल या व्हेन एन एलिमेंट इज डिप्ड इन ए सॉल्यूशन ऑफ इट्स ओन आयंस द पोटेंशियल दैट डेवलप्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और ऐसा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ इट्स ओन आयंस में 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 एटमॉस्फेयर पर बने, उसे आप कहते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यहाँ से ये बात भी क्लियर हो गई कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल टेम्परेचर पर, प्रेशर पर और कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, क्योंकि अगर ये तीनों चीज़ें स्पेसिफाई हो जाएं तो फिर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी स्पेसिफाई हो जाता है। अगर इनमें से कोई चीज़ चेंज होगी तो फिर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी चेंज होगा। तो ये 3 फैक्टर्स हमने देख लिए। ऐसा भी सवाल आ सकता है, अब मैंने एक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की मदद से मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की अरेंजमेंट बना दी है। अरेंजमेंट आपके सामने है, इसे देखें। लेफ्ट साइड पर मैंने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लगाया है, जिसमें इलेक्ट्रोड है प्लाटिनम कोटेड विद प्लाटिनम ब्लैक का। 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस हैं लेफ्ट साइड पर। हाइड्रोजन गैस 1 एटमॉस्फेयर पर एज इलेक्ट्रोड, जो एज जिसे आप कहते हैं एनोड, वो सर्व कर रही है, और यहाँ पर अंदर प्लाटिनम एज इनर्ट इलेक्ट्रोड सर्व कर रहा है। यहाँ साल्ट ब्रिज है, और साल्ट ब्रिज ये एक्सटर्नल सर्किट है और ये साल्ट ब्रिज है। एक्सटर्नल सर्किट से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं
हाइड्रोजन वाली साइड से एक्स वाली साइड पर, याद रखना पड़ेगा आपको कि इलेक्ट्रॉन्स हमेशा एनोड से कैथोड की तरफ फ्लो करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर ऐसे दिखा रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन से एक्स की तरफ जा रहे हैं, तो इस एग्जाम्पल में हाइड्रोजन एनोड का काम कर रहा है। मैं यहाँ बात को रोककर एक बॉक्स भी बना देता हूँ। बॉक्स में ये आपने याद रखना है कि एनोड जो होता है ना जी, एनोड पर ऑक्सीडेशन होती है। चाहे आप इलेक्ट्रोलिटिक सेल की बात करें, चाहे गैल्वानिक सेल की बात करें, एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन ही होगी, इसके अलावा नहीं हो सकता कुछ भी। और कैथोड ऐसा इलेक्ट्रोड होता है जिस पर हमेशा रिडक्शन ही होती है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता, ज़रा भी नहीं हो सकता। तो एनोड पर ऑक्सीडेशन ही होगी। अगर मैं कह रहा हूँ कि हाइड्रोजन एनोड है इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में, तो हाइड्रोजन पर ऑक्सीडेशन हो रही होगी और कैथोड पर रिडक्शन हो रही होगी। इसके अलावा भी हाइड्रोजन जो है ना, वो अलग अलग एलिमेंट से मिलकर अलग अलग तरह बिहेव करता है। कैसे बिहेव करेगा वो हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देख लेंगे। लेकिन कई दफ़ा हाइड्रोजन एनोड का काम कर सकता है, कई दफ़ा हाइड्रोजन कैथोड का भी काम कर सकता है। कभी हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दे देता है, कभी हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन ले लेता है। और कब हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देगा, कब गेन करेगा, इसका अंदाज़ा हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन से पता लगेगा कि हाइड्रोजन की पोजीशन क्या है। अच्छा, जब एक्सटर्नल सर्किट में करंट गुजरेगा तो फिर यहाँ पे वोल्टेज आ जाएगा। वोल्टेज आएगा, वो वोल्टेज दो वजह से, वो ईएमएफ ऑफ सेल है, सेल का वोल्टेज है। लेकिन याद रखना है कि जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो जीरो होता है। इसकी वैल्यू आर्बिट्रेरीली टेकन एज जीरो है। आर्बिट्रेरीली का मतलब है कि जानबूझकर, आर्बिट्रेरीली, सही जी। आर्बिट्रेरीली को समझने के लिए ये बात आप रख लें कि आप अगर कभी इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस को इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस जो मार्केट में बड़े कॉमन है, तो उनमें होता ये है कि वो आदमी जो वज़न कर रहा है, वो उसके ऊपर फॉर एग्जांपल आप गोश्त वगैरह लेने गए हैं, तो गोश्त वगैरह को रखने के लिए कोई बर्तन रखता है तो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस उसका वज़न नाप लेता है। अब वजन उस बर्तन का है, लेकिन फिर वो ऑटो जीरो करता है, तो ऑटो जीरो करने से वो वजन जीरो हो जाता है और अब इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस पे वैल्यू जीरो शो हो रही है। वो जीरो है नहीं, उसे आर्बिट्रेरीली जीरो मान लिया गया है ताकि आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाए। वरना क्या होता कि आपके जो बर्तन का वजन है उसके साथ फिर आप अपना वजन, वो जो आपने गोश्त लिया है उसका वजन, फिर टोटल में से आपको बर्तन का वजन माइनस करना पड़ता। तो इससे बचने के लिए आपने क्या किया कि आपने कहा कि भाई स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो वोल्टेज है ना, जो ईएमएफ है वो जीरो है। अब जो भी रीडिंग इस सर्किट में आ रही है फिर वो किसकी है, वो एक्स की है। इस तरह आपको कैलकुलेशन में आसानी रहेगी। एक और बात यहाँ पर ज़रूरी है कि बीच में एक साल्ट ब्रिज भी है। साल्ट ब्रिज के अंदर पोटाशियम क्लोराइड या पोटाशियम नाइट्रेट जो है ना, ये रखे होते हैं। इनके रखने की वजह क्या होती है? इनके रखने की वजह ये है कि इनकी ट्रांसफेरेंस इक्वल होती है। ट्रांसफेरेंस इक्वल का मतलब ये है कि ये जो भी इलेक्ट्रॉन दूसरी तरफ जा रहे हैं ना, उसकी वजह से जो चार्ज अकोमुलेशन हो रही है उसको बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स की जो आयंस हैं उनकी मूवमेंट बड़ी अच्छी करवाते हैं। ज़्यादा डिटेल में जाने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस ये पता होना चाहिए कि ये आयंस की मोबिलिटी करवाते हैं। ये मैं लिख देता हूँ, साल्ट ब्रिज के काम क्या क्या हैं। साल्ट ब्रिज का एक काम ये है कि ये नेट चार्ज अक्यूम्युलेशन जो है उसे रोकता है। साल्ट ब्रिज
साल्ट ब्रिज इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है, यानी कि दोनों साइड्स पर यकीनी बनाता है कि कोई भी चार्ज अकोमोलेशन ना हो। पॉजिटिव और नेगेटिव जो दोनों इलेक्ट्रोड्स हैं उनके पास जो सॉल्यूशन है वो न्यूट्रल रहें ताकि कंडक्टिविटी चलती रहे। अगर एक साइड पर पॉजिटिव आयन या नेगेटिव आयन ज़्यादा हो जाते हैं ना, तो फिर उस तरफ किसी इलेक्ट्रॉन को मूव करना रिलेटिवली मुश्किल हो जाता है। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बरकरार रखना भी काम है साल्ट ब्रिज का। साल्ट ब्रिज का एक और काम ये भी है कि वो मूवमेंट ऑफ आयंस को रेगुलेट करता है। अगर इलेक्ट्रॉन्स राइट साइड पर ज्यादा जा रहे हैं तो उसके इक्वल नेगेटिव आयंस को वो लेफ्ट कंपार्टमेंट में लाने की कोशिश करेगा ताकि चार्ज सेपरेशन जो है वो बहुत ज्यादा ना हो जाए और करंट एंड तक बहता रहे। एक बात यहां पर हमने ये भी सीखी हुई है कि नो साल्ट ब्रिज, अगर साल्ट ब्रिज नहीं होगा तो फिर क्या होगा, नो वोल्टेज, तो फिर कोई करंट भी बहने वाला नहीं है। तो साल्ट ब्रिज जरूरी होता है यहां पर करंट बहाने के लिए, जबकि लेफ्ट साइड पर जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है और राइट साइड पर जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है वो दोनों अलग अलग तरह के हों। यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट हाइड्रोजन आयंस पर मुश्तमिल है, यहाँ एक्स पॉजिटिव आयंस पर मुश्तमिल है, तो यहाँ पर साल्ट ब्रिज लगाना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें लेड अकोमोलेटर, आपने उसके रिएक्शंस लिखे होंगे, कल का काम था आपका। तो वो जो साल्ट ब्रिज वहाँ पर वो कहते हैं कि साल्ट ब्रिज इस्तेमाल नहीं हुआ। वहाँ पर साल्ट ब्रिज इस्तेमाल क्यों नहीं हुआ, वो इसलिए नहीं हुआ था कि वहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट है वो सेम था। इलेक्ट्रोलाइट दो होना तो उनको सेपरेट करने की ज़रूरत पड़ती है, एक ही इलेक्ट्रोलाइट है फिर वो सेपरेट नहीं भी होगा तो कोई ऐसा जो है पहाड़ नहीं टूटने वाला। अच्छा, तो ये सारी चीज़ें हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में देख ली। होता ये है कि कुछ एलिमेंट्स हाइड्रोजन से ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल रखते हैं, कुछ एलिमेंट हाइड्रोजन से कम रिडक्शन पोटेंशियल रखते हैं, इसलिए कुछ एलिमेंट्स के साथ हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दे देता है और काम करता है रिड्यूसिंग एजेंट का, कुछ एलिमेंट्स के साथ हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन ले लेता है और काम करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। इस बुनियाद पर ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव टेंडेंसीज ऑफ एलिमेंट्स टू गेट ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड, हमने ये किया है कि हमने बना ली है एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। सही जनाब, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपके सामने शो हो रही है काफ़ी देर से लेफ्ट साइड पर स्क्रीन के, उसे देखें फिर हम बात करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड पर आपके इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाकर दिखाई गई है। इसमें आपको अगर हम क्लासिफिकेशन के हिसाब से देखें तो तीन हिस्से नज़र आ रहे हैं। एक तो है हाइड्रोजन, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको 0 वोल्ट्स नज़र आ रहा है। अब उससे ऊपर आपको नज़र आ रही हैं बहुत सारी मेटल्स। इन बहुत सारी मेटल्स में आपको सबसे टॉप पर लिथियम नज़र आ रही है, पोटाशियम है, बेरियम है, कैल्शियम है, सोडियम है। इसके बाद नीचे की तरफ आते हुए आपको लेड भी नज़र आ रहा है, निकल भी नज़र आ रहा है। जिंक की वैल्यू को देखें -0.76, और नीचे की तरफ आते हुए अब आपको हाइड्रोजन से नीचे कॉपर, सिल्वर, मरकरी, गोल्ड जैसे एलिमेंट नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर जितने एलिमेंट्स आपको नज़र आ रहे हैं ना, उनमें से मेजॉरिटी मेटल्स हैं। तो ये हमने मेटल्स का कंपैरिजन करना है और मेटल्स के कंपैरिजन में ही हमने ये पॉइंट भी लिख दिए हैं। नॉन मेटल्स के लिए यानी कि आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और फ्लोरीन, उनके लिए हम एंड पर थोड़ी सी बात अलग से कर लेंगे। अब इस चार्ट पर बात करते हैं कि यहाँ से हमें इंफॉर्मेशन क्या मिल रही है। हमने यहाँ पर एक लाइन नीचे की तरफ देख ली है और नीचे की तरफ हमें स्ट्रेंथ और या रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू नज़र आ रही है जो नीचे की तरफ बढ़ रही है। नीचे की तरफ रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो बढ़ता है। इस बात का मतलब क्या है, उसके लिए मैंने बहुत डिटेल में जितने तरीके थे वो सारे यहाँ पर लिख कर रखे हुए हैं।
लेकिन आप अगर दोबारा से एक बारी नज़र डालते हैं तो आपको पता क्या लगता है कि हमने क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इस बुनियाद पर भी की है कि वो हाइड्रोजन को कहाँ से डिस्प्लेस कर सकते हैं। जो बहुत रिएक्टिव हैं वो हाइड्रोजन को वाटर से भी डिस्प्लेस कर सकते हैं। थोड़े कम रिएक्टिव मैग्नीशियम टाइप के वो हाइड्रोजन को स्टीम से डिस्प्लेस कर सकते हैं, और नीचे वाले हाइड्रोजन को सिर्फ एसिड से ही डिस्प्लेस कर सकते हैं, यहाँ तक कि आप हाइड्रोजन पर पहुँच जाते हैं। हाइड्रोजन के बाद वाले जो है ना, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, वो हाइड्रोजन को किसी भी सॉल्यूशन से डिस्प्लेस नहीं कर सकते, यानी कि हाइड्रोजन की जगह नहीं ले सकते। अच्छा, अब यहाँ पर हम ज़रा कुछ बातें करते हैं कि अगर आप एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर से नीचे आ रहे हैं, एक एलिमेंट ऊपर है दूसरा नीचे है, तो इससे हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। इससे हमें इन्फॉर्मेशन बहुत सारी मिल सकती हैं, कुछ यहाँ लिखी हैं, कुछ मैं वैसे बता देता हूँ। एक तो आप ये बता सकते हैं कि ईएमएफ जो है सेल की वो क्या होगी। एक आप बता सकते हैं कि रिएक्शन अगर वो दोनों मेटल्स को मिलाकर वोल्टेइक सेल बनाया जाए, या एक मेटल के आयन को दूसरी मेटल के अंदर डाला जाए तो रिएक्शन होगा या नहीं, उसके लिए भी हम मदद यहीं से लेंगे। सही हो गई थी बात। तो इस तरह की बातें पता लगेंगी। यहाँ पर जो वैल्यूज़ है ना, वो सारी की सारी रिडक्शन पोटेंशियल की लिखी हुई हैं। जिंक की वैल्यू -0.76 है, लिथियम की -3.405 के करीब है। तो ये सारी वैल्यूज़ माइनस में है। और अगर आप नीचे आएँ तो कॉपर की वैल्यू +0.34 है, गोल्ड की वैल्यू देखें +1.5 है, तो ये वैल्यूज पॉजिटिव में है। तो हाइड्रोजन से ऊपर वाले इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस रखते हैं और नीचे वालों का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल प्लस में होता है। अच्छा, अब अगर कोई ऐसी स्पीशी है जो रिएक्शन के दौरान ऑक्सीडाइज हो गई, सही है जी, ऑक्सीडाइज हो गई, यहाँ पे तो सारे रिडक्शन पोटेंशियल ही लिखे हुए हैं, सारी माइनस में है। अब अगर कोई, जब आप दो चीजों को मिलाएंगे तो मैंने क्या कहा था कि रिडॉक्स रिएक्शन होगा। रिडॉक्स रिएक्शन वो होता है जिसमें दोनों रिड्यूस हो जाएं, इसे रिडॉक्स रिएक्शन नहीं कहते। एक ऑक्सीडाइज होगा, एक रिड्यूस होगा, तो जो रिड्यूस हुआ उसका तो रिडक्शन पोटेंशियल ही लगेगा, लेकिन जो ऑक्सीडाइज हो गया ना, आपने उसके रिडक्शन पोटेंशियल का साइन कर देना है माइनस से मल्टीप्लाई। मसलन अगर जिंक का आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना चाहते हैं तो -0.76 वो हो जाएगा +0.76। अगर किसी रिएक्शन में जिंक ऑक्सीडाइज हो गया तो फिर आपने उसकी जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू है वो प्लस में लिखनी है। इसी तरीके से अगर कॉपर रिड्यूस होगा तो उसका साइन भी माइनस होगा। जो भी उसका रिडक्शन पोटेंशियल लिखा हुआ है, अगर वो उसके ऑपोजिट काम करेगा तो आपने उसकी वैल्यू के साथ माइनस मल्टीप्लाई कर देना है। एक और बात याद रखें, मैंने कहा कि आप सेल की ओवरऑल ईएमएफ भी निकाल सकते हैं। अगर आप एक दो चीज़ों को मिलाकर निकाल रहे हैं कि ये दोनों रिएक्शन करेंगे तो बैटरी की वोल्टेज क्या होगी, जैसे कि डैनियल सेल की आपने निकाली थी +1.1 वोल्ट, वो जो जिंक कॉपर ड्राइस है, जिंक कॉपर को मिलाकर बनाया था हमने डैनियल सेल, तो वो कैसे निकालते हैं, जो चीज़ ऑक्सीडाइज हुई है उसका पोटेंशियल, जो चीज़ रिड्यूस हुई है उसका पोटेंशियल, उसे जमा कर लेंगे, टोटल पोटेंशियल आ जाएगा। ये बहुत ही अहम फार्मूला है, इसलिए कि आपको इस दफ़ा भी लास्ट टाइम जो पेपर था उसमें भी ऐसा ही हुआ कि किया क्या गया था, सब के रिडक्शन पोटेंशियल लिख देता है एग्जामिनर, फिर कहता है कि इन्हें मिलाकर बताएं सेल का वोल्टेज क्या होगा। तो जो साइंस है वो सिर्फ ये वाला पॉइंट होता है, जो चीज़ ऑक्सीडाइज होती है आप उसका रिडक्शन पोटेंशियल माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं और बस दोनों को ऐड करते हैं, जवाब आ जाता है। ऐसी मिसालें भी हमने आज देखनी है। चलिए देखते हैं कि अगर आप एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में मेटल्स के लिए, मैं फिर बता रहा हूँ मेटल्स के लिए, नॉन मेटल्स के लिए अलग बात करेंगे हम, मेटल्स के लिए नीचे की तरफ आ रहे हों, लिथियम से शुरू करते हुए जिंक से होते हुए निकल, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड की तरफ जा रहे हों, तो क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ेगा। रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ेगा यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ने का मतलब क्या होगा कि टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड बढ़ेगी, रिड्यूस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। वो चाहेगा कि इलेक्ट्रॉन ले ले, उसकी रिडक्शन आसान होगी, ऑक्सीडेशन डिफिकल्ट होगी। वो इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहता, वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है।
उसकी डिस्चार्जिंग पावर ज़्यादा हो जाएगी। जारी बात है कि एक आयन है, कॉपर आयन है फॉर एग्जांपल, अगर वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है तो इलेक्ट्रॉन लेके जाना कहाँ भी उसने हो जाना है रिड्यूस, उसने हो जाना है न्यूट्रल, उसका चार्ज खत्म हो जाना है। अगर चार्ज खत्म करने की सलाहियत ज़्यादा हो रही हो, एटम अपने ऊपर चार्ज ना रखना चाहे, आप कहते हैं कि भी इसकी डिस्चार्जिंग पावर बड़ी ज़्यादा है, और जो इलेक्ट्रॉन लेता है, जिस इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन होती है, उसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि वो कैथोड होता है। तो जो अगर कभी दो एलिमेंट, आपको दो इलेक्ट्रोड उसने बताया कि फॉर एग्जांपल वो कहता है कि एक इलेक्ट्रोड है मैग्नीशियम का, एक इलेक्ट्रोड है गोल्ड का, बताएं इनमें कौन एनोड का काम करेगा, कौन कैथोड का। तो आपने जान लेना है कि जो नीचे है वो कैथोड होगा, जो ऊपर है वो एनोड का काम करेगा। सही जनाब। तो ये बातें हो गई डाउन दी ग्रुप जो बढ़ रही हैं, जो चीज़ें कम होती हैं वो इसके ऑपोजिट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडाइज होने की सलाहियत कम हो जाएगी, रिएक्टिविटी कम होती है, ऊपर वाले मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, नीचे वाले मेटल कम रिएक्टिव होते हैं, टेंडेंसी टू एक्ट एज कैथोड कम होगी, वो कैथोड नहीं बनना चाहेगा, वो इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा, वो इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहेगा, और टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज्ड जो है ये भी कम होगी नीचे की तरफ जाते हुए, जैसा कि हमने बात की। तो ये सारी बातें आपको यहाँ से मिल रही हैं। एक और बात, अब ये तो हो गई मेटल्स की आपस में बात, आपने ये भी देख लिया कि जो ऊपर वाली मेटल्स हैं वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रही हैं वाटर से। क्यों डिस्प्लेस कर रही हैं? क्योंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे है, और जब किसी एसिड को, ये फॉर एग्जांपल पानी में आप हाइड्रोजन को देखें तो हाइड्रोजन की जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो प्लस में है। फॉर एग्जांपल मैं सोडियम को पानी से रिएक्शन करवा देता हूँ तो फिर सोडियम जो है वो सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड बना देगा और हाइड्रोजन बना देगा। ऐसे होता है जी। अब यहाँ पे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? 0 है। आपने देखा कि हाइड्रोजन जो है वो रिड्यूस हो गया। क्यों रिड्यूस हो गया? क्योंकि हमें पता है कि अगर एक ऊपर वाला एलिमेंट और एक नीचे वाला एलिमेंट मिलाया जाएगा तो ऊपर वाला एलिमेंट नीचे वाले एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। सही जी, वो सॉरी। तो इस तरीके से हाइड्रोजन जो है वो रिड्यूस हो जाएगा और ऊपर वाला आयंस की शक्ल में आ जाएगा। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि नीचे जाते हुए डिस्चार्जिंग पावर बढ़ रही थी, हाइड्रोजन की डिस्चार्जिंग पावर ज्यादा है सोडियम से, हाइड्रोजन अपना चार्ज खत्म करना चाहता है, सोडियम अपना चार्ज खत्म नहीं करना चाहता, वो चार्ज बनाना चाहता है, इसलिए सोडियम ने हाइड्रोजन को हटाया, उसकी जगह ले ली। तो यहाँ से ये भी एक और तरीका भी हो गया बात करने का कि ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो अपर मेटल कैन डिस्प्लेस लोअर मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। अपर मेटल लोअर मेटल को डिस्प्लेस कर सकती है, हाइड्रोजन को भी डिस्प्लेस कर सकती है। अपर मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में हाइड्रोजन थे, सोडियम ने उन्हें डिस्प्लेस कर दिया। ऊपर वाला नीचे वाले को डिस्प्लेस कर सकता है मेटल में, और नीचे वाली मेटल ऊपर वाली मेटल को डिस्प्लेस नहीं कर सकती। सही है जी, ये पक्की बात हो गई। तो ये था कंपैरिजन मेटल्स का। सवाल अभी देखेंगे हम। अब आ जाते हैं नॉन मेटल्स की तरफ। नॉन मेटल्स में हमारे पास जो मेटल्स हैं वो होती हैं नॉन मेटल्स, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन। सही जी, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन और फ्लोरीन, इनके बारे में अगर हम बात करते हैं तो हमें नज़र आता है कि यहाँ पे जो वैल्यू है वो प्लस 2.87 है, प्लस 1.36 है, प्लस 1.07 है, प्लस 0.54 है। तकरीबन इस तरह की वैल्यूज़ हैं इनकी। सारों की वैल्यूज़ प्लस में हैं, सारों की वैल्यूज़ प्लस में हैं। इसका मतलब है कि सारे के सारे टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड रखते हैं, सारे रिड्यूस होना चाहते हैं। यहाँ तक तो बात सही है, लेकिन एक बात यहाँ पे डिफरेंट है कि नॉन मेटल्स के अंदर, यहाँ पे कि मेटल्स में मैंने क्या कहा था, मेटल्स और हाइड्रोजन के लिए मैंने क्या कहा, अपर मेटल कैन डिस्प्लेस लोअर मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। लेकिन नॉन मेटल्स के अंदर जो सिचुएशन है वो ये है कि लोअर नॉन मेटल कैन डिस्प्लेस upper non-metal from its solution। ये वाली बात जो है ना बस लोगों को मुश्किल लगती है, तो इसको मैंने अलग से बयान कर दिया है। किताब के अंदर ऐसे लिखा हुआ है कि हर ऊपर वाला नीचे वाले को डिस्प्लेस कर सकता है, लेकिन
नॉन मेटल्स के अंदर हालात मुख्तलिफ हैं। नॉन मेटल्स जो लोअर होती हैं, यानी कि फ्लोराइड कैन डिस्प्लेस क्लोराइड, सही है जी, फ्लोरीन क्लोराइड को डिस्प्लेस कर सकती है, क्लोरीन ब्रोमाइड को डिस्प्लेस कर सकती है, ब्रोमीन आयोडाइड को डिस्प्लेस कर सकती है। ये हमने आगे चलकर हैलोजेंस वाले चैप्टर में भी रिलेटिव ऑक्सीडाइजिंग पावर वाले टॉपिक में देखना भी है। लेकिन वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि लोअर मेटल जो है वो डिस्प्लेस करती है नॉन मेटल, और मेटल जो है वो अपर वाली लोअर को डिस्प्लेस करती है। तो नॉन मेटल ने नीचे वाले ने ऊपर वाले को डिस्प्लेस करना है, मेटल ने ऊपर वाले ने नीचे वाले को डिस्प्लेस करना है फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। डिस्प्लेस का जैसे मैंने सोडियम और वाटर की मिसाल से बता दिया, एक और मिसाल से बता देता हूं कि अगर आप फ्लोरीन को डालेंगे ना पोटाशियम क्लोराइड में, तो ये पोटाशियम फ्लोराइड बन जाएगा, क्लोरीन अलग हो जाएगी, सही। अब यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे फ्लोरीन फ्री स्टेट में था और क्लोराइड आयन की शक्ल में था, तो फ्लोरीन ने क्लोराइड को क्लोरीन में तब्दील किया, उसे हटा दिया, उसको भेज दिया, उसे निकाल दिया, उसे बरतरफ कर दिया और खुद उसकी जगह ले ली। इसे कहते हैं डिस्प्लेस करना, सही जनाब। एक और बात यहाँ पर रह गई, वो भी कर लेते हैं, फिर सवाल देखेंगे। एक बात यहाँ पर ज़रूरी जो रह गई वो ये कि अगर आप सारे आयंस की बात करते हैं, तो सारे नेगेटिव आयंस की बात करते हैं, तो नेगेटिव आयंस के अंदर जो हाइड्रो ऑक्साइड है, मिटा देते हैं कुछ हिस्सा, वहां पर तो लिखने की जगह नहीं बनेगी, तो यहाँ लिख लेते हैं जनाब, जितने भी नेगेटिव आयंस हैं उनके बारे में आप याद रखें कि हाइड्रो ऑक्साइड जो है इट हैज हाईएस्ट टेंडेंसी टू गेट डिस्चार्ज्ड। हाइड्रोजन की डिस्चार्ज होने की सलाहियत सबसे ज्यादा है, यानी कि हाइड्रो ऑक्साइड को कोई भी नेगेटिव आयन डिस्प्लेस कर सकता है, सही जनाब। हाइड्रो ऑक्साइड को कोई भी नेगेटिव आयन डिस्प्लेस कर सकता है, हाइड्रो ऑक्साइड से पानी बना देगा, खुद सॉल्यूशन में चला जाएगा। लेकिन एक बात याद रहे, एक्सेप्शन for concentrated solution of chloride and bromide। अगर क्लोराइड और ब्रोमाइड में किसी का कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन हुआ तो फिर हाइड्रो ऑक्साइड के डिस्चार्ज होने की बजाय क्लोराइड या ब्रोमाइड डिस्चार्ज हो जाएंगे। मैं यहाँ पर आपकी तवज्जो दिलवाना चाह रहा हूँ डाउन्स नेल्सन सेल की तरफ। नेल्सन सेल की तरफ जी, नेल्सन सेल में क्या था, एक था एनोड, एक था कैथोड। नेल्सन सेल में अगर आपको याद आ रहा हो, एनोड पर क्या रिएक्शन हुआ था, तो एनोड पर 2 क्लोराइड, आपको ये लिखने के लिए भी दिया गया था, 2 क्लोराइड जाकर डिस्चार्ज हो गए थे, क्लोरीन और 2 इलेक्ट्रॉन बने थे। वो लोग जिन्होंने काम नहीं किया, जो फारिग फिरते रहे, उनके लिए बता दूं कि नेल्सन सेल के अंदर सोडियम क्लोराइड का पानी में सॉल्यूशन डालकर उसमें से करंट गुजारा जाता है। जब आप ये काम करते हैं तो वहां पर बनते हैं 4 आयन, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव। 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव आयन में ये दोनों कौन कौन से हैं, सोडियम और H पॉजिटिव। आपके सामने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मौजूद है, आप देख सकते हैं सोडियम और हाइड्रोजन का कंपैरिजन। मैंने क्या कहा था कि नीचे की तरफ जाते हुए डिस्चार्जिंग पावर बढ़ती है, यानी कि अगर 2 एलिमेंट्स इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में मौजूद हैं, उनमें से एक हाइड्रोजन है, दूसरा मेटल है या दोनों मेटल हैं, तो फिर क्या होगा कि नीचे वाले एलिमेंट की डिस्चार्जिंग पावर ज्यादा है, तो वो जाकर हो जाएगा डिस्चार्ज, जबकि ऊपर वाला डिस्चार्ज नहीं होगा, वो सॉल्यूशन में बैठा रहेगा, क्योंकि उसे सॉल्यूशन में बैठने में कोई मसला नजर नहीं आ रहा, सही जनाब। और दूसरी तरफ मैंने कहा था कि जो नेगेटिव आयंस हैं, नेगेटिव आयंस में सबसे ज्यादा डिस्चार्जिंग पावर है हाइड्रो ऑक्साइड की। हाइड्रो ऑक्साइड हमेशा डिस्चार्ज हो जाएगा, सिवाय एक एक्सेप्शन है कि अगर क्लोराइड या ब्रोमाइड का कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन हुआ तो फिर वो हाइड्रो ऑक्साइड से पहले डिस्चार्ज होंगे, वरना चाहे सल्फेट हो, चाहे नाइट्रेट हो, चाहे फॉस्फेट हो, चाहे एसीटेट हो, चाहे कार्बोक्सिलेट हो, या कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उन्होंने हमेशा पहले डिस्चार्ज होना होता है,
सही, हाइड्रोक्साइड ने हमेशा पहले डिस्चार्ज होना होता है सब नेगेटिव आयन से, सिवाय क्लोराइड या ब्रोमाइड से, अगर वो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में हो। तो यहाँ पर क्या हुआ, एनोड पर क्लोराइड डिस्चार्ज हुआ, क्लोराइड डिस्चार्ज हुआ, हाइड्रोक्साइड डिस्चार्ज नहीं हुआ। तो आपने नेल्सन सेल की इंपॉर्टेंस याद है आपको, क्या थी, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है उससे। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है, उधर से क्लोराइड डिस्चार्ज हो जाता है, इधर से हाइड्रोजन आयन डिस्चार्ज हो जाते हैं और बन जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सही जनाब बात। यहाँ से एक और बात भी मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ, उस बात के साथ हमारा आज का पढ़ने का काम खत्म होगा, फिर हमने चलना है MCQs की तरफ। MCQs देखेंगे काफ़ी सारे। अब क्या हुआ जनाब, आखिरी बात जो मैं करना चाह रहा हूँ वो ये है कि अगर आप इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे, एक आपके पास इलेक्ट्रोलाइसिस है सोडियम क्लोराइड की, सोडियम क्लोराइड से कौन से आयन बनेंगे, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन। एक इलेक्ट्रोलिसिस है सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन की, इससे कितने आयन बन रहे हैं, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, पानी से भी आयन बनेंगे, हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोक्साइड आयन। सही जनाब। अब अगर आपने इलेक्ट्रोलिसिस की है मोल्टन सोडियम क्लोराइड की, तो उससे बनेंगे दो आयन। आपके पास इलेक्ट्रोलिसिस कौन से सेल में की जाती है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में की जाती है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एक होता है एनोड, एक होता है कैथोड, एक एनोड है एक कैथोड है। सोडियम क्लोराइड से एक पॉजिटिव बना एक नेगेटिव बना, नेगेटिव वाला पॉजिटिव पर आ जाएगा, पॉजिटिव वाला नेगेटिव पर आ जाएगा, मसला खत्म हो गया। यानी कि अगर आप मोल्टन साल्ट की इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं तो आपको पता होता है कौन सा आयन कौन से इलेक्ट्रोड पर जाएगा, क्योंकि आयन भी दो होते हैं और इलेक्ट्रोड भी दो होते हैं। तो इसे आप कहते हैं प्रोडक्ट्स आर प्रीडिक्टेबल, प्रोडक्ट्स का हिसाब लगाया जा सकता है। लेकिन अगर आप एक्वस सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं तो दो पॉजिटिव आयन बनते हैं, दो नेगेटिव आयन बनते हैं एनोड और कैथोड पर जाने के लिए। अब क्या शुरू हो जाता है, कंपटीशन शुरू हो जाता है। पॉजिटिव पर दो नेगेटिव में से कौन सा जाएगा, इसके लिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में पता होना चाहिए, एक्सेप्शंस के बारे में पता होना चाहिए, और इसी तरीके से नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर कौन जाएगा इसको जानने के लिए भी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का पता होना चाहिए। तो लिखता है किताब वाला कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन अगर की जाए तो जो प्रोडक्ट्स हैं आर नॉट प्रीडिक्टेबल, उनका हिसाब नहीं लगाया जा सकता। लेकिन मोल्टन साल्ट है तो प्रोडक्ट्स आर प्रीडिक्टेबल, प्रोडक्ट्स का हिसाब लगाया जा सकता है। जाहिरी बात है कि अगर आपको दो ही आयन हैं, दो ही इलेक्ट्रोड हैं, तो आपको पता है कि उन्होंने ही जाना है और कोई जा नहीं सकता। फॉर एग्जांपल कहते हैं कि पुराने वक्त में जब गाड़ियां नई नई चली थी तो इंग्लैंड में, पूरे इंग्लैंड में दो गाड़ियां थी। अब मान लें कि कोई आदमी जो है उसका नाम है अल्फा और दूसरे का नाम है बीटा, उन दो गाड़ियों के मालिकों का, और आपको एज ए रेजिडेंट ऑफ इंडो पाक आपको पता है कि जनाब अल्फा और बीटा दो ही लोग हैं जिनके पास दो गाड़ियां हैं पूरे इंग्लैंड में, बाकी इंग्लैंड में गाड़ी कोई नहीं है। अब आपको खबर आती है अखबार में कि जनाब गाड़ी का ना एक्सीडेंट हो गया, दो गाड़ियों में तसादुम। सही जनाब, ऐसे खबर आएगी। अब आप इनएविटेबल है कि आपको पता है अल्फा और बीटा का ही जो है आपस में कोलिजन हुआ है। क्यों? क्योंकि इसके अलावा कोई गाड़ी है ही नहीं। सही जनाब, ऐसा तो गाड़ी है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती दुनिया में, दो ही गाड़ियां हैं। तो आपको पता है कि जनाब अल्फा और बीटा का ही एक्सीडेंट हुआ है, चाहे खबर में लिखा है चाहे नहीं लिखा। तो प्रोडक्ट्स आर प्रिडिक्टेबल, आपको पता है कि किन्होंने कोलाइड किया होगा। लेकिन अब जो हालात हैं, इवन पाकिस्तान के अंदर आपको खुदा ना खास्ता कोई खबर आती है कि फलां कोई बस है उसके साथ कोई मिसहैप हो गया है, तो अब आपको पता है कि बसेस जो हैं वो तो न्याजी की भी आ रही हैं, डाइवो की भी आ रही हैं, स्काईवेज की भी आ रही हैं, और पता नहीं राठौर और मटियामर, देयर आर प्लेंटी ऑफ कंपनीज नाउ अ डेज। तो शुमाली इलाका जात के लिए अलग से कंपनियां चल रही हैं, नाटको करके कंपनियां हैं। तो वो जो कंपनियां हैं, अब आपको फिर जो ना मजीद डिटेल, यू रिक्वायर डिटेल्स कि भाई अब तो पता नहीं कौन सी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ होगा, तो देर आर प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस। सही जी, तो यहाँ पे ऑप्शंस नहीं है। जब दो ही गाड़ियाँ होंगी तो आपको पता होगा कि कहाँ पे खुदा न खास्ता मिसहैप हुआ है। लेकिन इफ़ यू हैव प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस तो फिर आप जो ना डाउटफुल हो जाएंगे, तो फिर आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते बिफोर हैंड
कि मामला क्या हुआ होगा। इसके साथ ही यहाँ पर हम ब्रेक लगा रहे हैं जी। अब हमने करने हैं बहुत सारे न्यूमेरिकल, मैं लिख लेता हूँ और फिर इंशाल्लाह भी आपसे बात होती है। जी जनाब, कुछ क्वेश्चंस हमने यहाँ पर लिख लिए। पहला क्वेश्चन देखें, विच ऑफ दीज गेट्स ऑक्सीडाइज्ड इजीली। आपके सामने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमने अभी तक लिख कर रखी हुई है, इसलिए कि आप उनमें देखकर एक बारी हैबिचुअल हो जाएं, सीख लें कि काम होता कैसे है। वैसे बहुत ही अच्छा रहेगा कि अगर आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज सारी आती हो तो ये तो नंबर 1 टॉप मोस्ट प्रायोरिटी में रखें। उसके बाद भी अगर आपको कम से कम ये आइडिया हो कि कौन सी मेटल्स ऊपर हैं, कौन सी सेंटर में है, कौन सी नीचे हैं, तो ये सेकंड पर आएगा। ये इतना अच्छा ऑप्शन नहीं है, लेकिन कुछ भी ना आने से बेहतर है कि कम से कम सेकंड ऑप्शन आपके पास हो। अगर बहुत ही अच्छा करेंगे तो सारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आती हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा जी। तो फिलहाल हमने तो आपके सामने ही रखी हुई, आपने बस देखना है और जवाब देना है कि विच ऑफ दीज गेट्स ऑक्सीडाइज इजीली। सबसे जल्दी ऑक्सीडाइज कौन होता है? अच्छा, सबसे जल्दी ऑक्सीडाइज होगा कौन? सबसे जल्दी ऑक्सीडाइज वो होगा जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे ऊपर है। जो सबसे ऊपर है वो आपने ढूंढ लेना है। इन सब में से सबसे ऊपर कौन है? तो जाहिर बात है कि मैग्नीशियम जो है वो सबसे ऊपर है, और मैग्नीशियम आपको नजर आ रहा है ऐसे ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स में जो कि स्टीम में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल इज ऑफ। तो हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल किसका है? रिडक्शन पोटेंशियल हम जानते हैं कि नीचे की तरफ बढ़ा है, और प्लस 1.5 वाली वैल्यू सबसे ज्यादा गोल्ड के लिए है, तो आपने गोल्ड टिक कर दिया। सही जी, आगे चल पड़ते हैं। ये तो दोनों आसान सवाल थे, और यकीनन इन सवालों का मकसद जो है वो सिर्फ आपको बताना था कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट वगैरह कैसे आप जज कर सकते हैं। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन फॉर हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट इज लीस्ट लाइकली टू टेक प्लेस। सवाल का मतलब ये बन रहा है कि अगर आप इन मेटल्स को यानी कि सोडियम, आयरन, निकल और गोल्ड को बारी बारी अलग अलग सॉल्यूशंस में सल्फ्यूरिक एसिड के डालते हैं तो कौन सी मेटल का चांस टू डिस्प्लेस हाइड्रोजन सबसे कम है? सही जी, कौन हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा? तो ये तो हमने पहले से ही आपके सामने लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं ग्राफ में कि जो एलिमेंट्स हाइड्रोजन से नीचे होते हैं ना, जो मेटल्स हाइड्रोजन से नीचे होती हैं, वो डिस्प्लेस नहीं कर पाती हाइड्रोजन को फ्रॉम एनी मीडियम। जैसे कि गोल्ड जो है वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा फ्रॉम सल्फ्यूरिक एसिड। आगे चल पड़ते हैं, A metal that can displace nickel from its solution। अच्छा, जब कभी आए ना displace nickel from its solution, तो इसका मतलब होता है कि कोई निकल के आयंस का सॉल्यूशन था। फॉर एग्जांपल कोई और भी हो सकता है, मैं सिर्फ समझने के लिए बता रहा हूं कि निकल सल्फेट है फॉर एग्जांपल, इसे आपने किसी मेटल से मिलाया और मेटल ने खुद बना दिया सल्फेट और निकल अलग हो गई, इसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। सही है जनाब, क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। तो वो कहता है कि इनमें से कौन सी मेटल निकल को डिस्प्लेस कर सकती है फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। हमने क्या सीखा है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर वाली मेटल नीचे वाली मेटल को डिस्प्लेस कर सकती है फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, और ये जवाब बन रहा है एल्यूमिनियम, क्योंकि उसकी पोजीशन ऊपर है एज कंपेयर टू निकल। ये सवाल जो है ना, इसी तरह के सवाल आपको आने हैं जी। इससे ज्यादा मुश्किल थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन बैक आइडिया यही रहना है। अब उसे वो 2 मेटल्स का सोल्यूशन बना दे, 3 का बना दे, 4 का बना दे, वो अपनी मर्जी है। लेकिन जो अगर आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आती है तो आप चुटकी बजाते में जवाब दे देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अ सॉलिड पीस ऑफ जिंक, जिंक सॉलिड है, जिंक सॉलिड है, लिख लेते हैं कि जिंक सॉलिड है, was added in the green solution of ferrous sulfate, उसे फेरस सल्फेट में डाला गया है। तो अब द पॉसिबिलिटी इज, तो क्या होगा? जाहिर बात है कि जिंक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, फिर देखें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जिंक और आयरन की पोजीशन देखें, जिंक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर है, आयरन जो है वो नीचे है। तो हमने क्या सीखा है कि अपर मेटल कैन डिस्प्लेस लोअर मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, ऐसे सीखा है हमने। तो फिर जिंक फेरस सल्फेट से रिएक्शन करेगा, जिंक सल्फेट बनाएगा और साथ आयरन बना देगा। हिंट देके, हिंट भी लिखा हुआ है हमने
जिंक सल्फेट कलरलेस होता है। आयरन सल्फेट उसने बताया किस कलर का है जी, ग्रीन कलर का है। और जब रिएक्शन होगा तो हमने अपने तजर्बे से, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की अंडरस्टैंडिंग से ये हिसाब लगा लिया कि दरअसल यहाँ पर जिंक सल्फेट और आयरन बनेंगे, और जो जिंक सल्फेट है वो होता है कलरलेस। तो हमने ऑप्शन देखा कि क्या, ये देखें चार्ली ऑप्शन अच्छा लग रहा है, कलर डिस्चार्ज हो जाएगा। तो कलर डिस्चार्ज हो जाएगा। यहाँ पर आगे चल पड़ते हैं जी। अगली बात क्या आ गई, चार्ली ऑप्शन कलर डिस्चार्ज हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि फेरस सल्फेट तो डिस्चार्ज हो गया, डीकम्पोज हो गया। आगे चल पड़ते हैं जी। एक हमने कैलकुलेशन वाला रख दिया, ईएमएफ ऑफ सेल की कैलकुलेशन। कैडमियम आयंस का रिडक्शन पोटेंशियल है -0.403, हाइड्रोजन आयन का रिडक्शन पोटेंशियल है 0.00। बताएं कि ईएमएफ ऑफ सेल क्या है। मैंने क्या बताया था कि भाई ईएमएफ जो सेल होती है वो किसके बराबर होती है, वो बराबर होती है ऑक्सीडेशन की ईएमएफ प्लस रिडक्शन की ईएमएफ, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल माइनस में होता है, रिडक्शन पोटेंशियल जिसका कम होता है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है, 0 और -0.4 में किसका कम है जी, कैडमियम का कम है। भाई उसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है तो फिर उसकी रिडक्शन नहीं होगी, बल्कि क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगी। और अगर ऑक्सीडेशन होनी है तो जो भी रिडक्शन पोटेंशियल लिखा हुआ है उसका साइन चेंज कर देना है। जो भी रिडक्शन पोटेंशियल लिखा है उसका साइन चेंज कर देना है। कब चेंज कर देना है, जब उसकी ऑक्सीडेशन होगी। और ऑक्सीडेशन कब होगी, जब उसका रिडक्शन पोटेंशियल दूसरे वाले जो इलेक्ट्रोड है उसके रिडक्शन पोटेंशियल से कम होगा। सही जनाब। तो यहाँ पर वैल्यू आ गई +0.403, हाइड्रोजन की तो 0 ही है, तो यहाँ पर जवाब 0 + 0.403 किया तो चार्ली ऑप्शन 0.403 हो गया यहाँ पर। सही जनाब। आगे की तरफ चलते हैं। अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमें क्या पूछा जा रहा है। फॉर द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस, बड़ा अहम है, बहुत अहम है, एक्वस सॉल्यूशन, फॉर द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ विच ऑफ दीज यू विल गेट मेटल एट एनोड। सही जनाब। मेटल एट एनोड आप कब हासिल करेंगे। वैसे मेटल एनोड पर जो है वो तो नहीं हासिल होती, मेटल तो कैथोड पर हासिल होती है, तो हम यहाँ पे कैथोड लिख लेते हैं। अच्छा, कौन से सॉल्यूशन की, एक्वस सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलिसिस से आपको मेटल कैथोड पर हासिल होगी। मैं जरा इसको ना मजीद एलेबोरेट कर देता हूँ। असल में बात ये कर रहा है, आपके पास मरकरी, ब्लैक से लिख लेते हैं जी, ज्यादा अच्छा नजर आ जाता है कई दफा। आपके पास मौजूद है मरकरी क्लोराइड, आपके पास मौजूद है मैग्नीशियम क्लोराइड, आपके पास मौजूद है सोडियम क्लोराइड, और इनका एक्वस सॉल्यूशन है। एक्वस सॉल्यूशन है मतलब यहां से मरकरी आयंस बनेंगे, क्लोराइड आयंस बनेंगे, पानी से क्या बनेगा, H पॉजिटिव OH नेगेटिव। इधर से बनेंगे मैग्नीशियम आयंस, क्लोराइड आयंस, हाइड्रोजन आयंस और हाइड्रोक्साइड आयंस। यहां से बनेंगे सोडियम आयंस, क्लोराइड आयंस, हाइड्रोजन आयंस और हाइड्रो ऑक्साइड आयंस। सही जनाब। हर एक का एक्वस सॉल्यूशन हो गया। अब वो कहता है कि इनमें से कौन सा एक्वस सॉल्यूशन है, अगर आप उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो कैथोड पर, कैथोड बनाना पड़ेगा। ये रहा जी कैथोड, कैथोड पर चार्ज होता है नेगेटिव, तो कैथोड पर मेटल हासिल होगी। आप देखें यहां पर दो आयंस हैं पॉजिटिव जो डिस्चार्ज हो सकते हैं, यहां भी दो हैं जो डिस्चार्ज हो सकते हैं, यहां भी दो हैं जो डिस्चार्ज हो सकते हैं। अब कौन डिस्चार्ज होगा, इसका निसार किस बात पर है, इसका निसार है डिस्चार्जिंग पावर पर। मेरी पिछली डिस्कशन में आप जानते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो नीचे की तरफ होती है वो मेटल की डिस्चार्जिंग पावर बड़ी ज्यादा होती है, वो जल्दी डिस्चार्ज होगी। तो यहां पर हाइड्रोजन और सोडियम में से हाइड्रोजन नीचे है, इसकी डिस्चार्जिंग पावर ज्यादा है, तो इसने डिस्चार्ज होना है। हाइड्रोजन, मैग्नीशियम में हाइड्रोजन नीचे है, हाइड्रोजन डिस्चार्ज हो जाएगी। यानी कि कैथोड पर कौन जाएगा, हाइड्रोजन। कैथोड पर कौन जाएगा, हाइड्रोजन।
अब हाइड्रोजन और मरकरी में से मरकरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे है तो मरकरी डिस्चार्ज होगी, मरकरी जाएगी एनोड पर, सॉरी कैथोड पर, और वहां पर मरकरी हासिल होगी। तो भाई सिर्फ मरकरी क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलिसिस में आपको मरकरी या मेटल इलेक्ट्रोड पर हासिल होगी, कैथोड पर हासिल होगी, बाकी सब में हाइड्रोजन ने डिस्चार्ज होना है। आपने क्या सीखा कि अगर कभी आपको किसी एक्वस सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलिसिस में कैथोड पर मेटल मिल रही है तो वो मेटल डेफिनेटली, पक्की बात है, कोई और रास्ता नहीं है, वो मेटल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे होगी। इसके साथ ही जी आज का काम हमारा मुकम्मल होता है। नेक्स्ट टाइम के लिए हमने बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, उसमें इलेक्ट्रॉन्स की काउंटिंग है, उसमें एटम्स की बैलेंसिंग है, इलेक्ट्रोलिटिक गैल्वानिक सेल में एक कॉम्प्रिहेंसिव कंपैरिजन, और फिर एंड पर फ्यूल सेल की डिस्कशन रखी है। उसके साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त का जी। अस्सलाम वालेकुम।